हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देखिए जो फार्माकोग्नोसिस सेकंड जो कि 5th सेमेस्टर में हमारी चल रही थी। तो इसमें देखिए ना हमने फर्स्ट लेक्चर को कवर करा था, जिसमें जो हमने बेसिकली इंट्रो ही देखा था यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हमने देखा था कि क्या होते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और कौन कौन से पाथवे हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो यहाँ पे 3 है, सिग्मिक एसिड पाथवे और एसिटेट पाथवे एंड अमीनो एसिड पाथवे। तो इनसे पहले ना पिछली वीडियो को जरूर से देख लेना, जिसमें बिल्कुल इंट्रो से आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा कि क्या चीज़ आप पढ़ने वाले हैं और क्या बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था वो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, कोलॉजी है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है और यूरिस्प्रूडेंस है, तो उनके लेक्चर भी आप देख सकते हैं, लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए जो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सिग्मिक एसिड पाथवे, जो कि हमारे सिलेबस में दे रखा है यहाँ पे सिग्मिक एसिड पाथवे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो नोट्स हैं और अदर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से, जो यहाँ पे हैंड रिटन लिखे हुए हैं। तो उसका भी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है ना सिग्मिक एसिड पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में लगातार ये पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए 2019-2020 में पूछा गया था 7 मार्क्स में कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सिग्मिक एसिड पाथवे। ऐसे ही देखिए 2021 में पूछा गया है कि सिग्मिक एसिड पाथवे को बताइए 7 मार्क्स में। ऐसे ही देखिए 10 मार्क्स में पूछा गया है 2021-22 में कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट सिग्मिक एसिड बायोसिंथेटिक पाथवे। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको ना देखिए हम एकदम ट्रिक के साथ में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने वाली जो कि एकदम लंबी होंगी और थोड़ा ये टॉपिक भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे। पहले थोड़ा सा ना पुराना रिकॉल करते हैं कि हमने देखिए बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ा था, मतलब कि कहाँ से कौन सी चीज़ स्टार्ट होती थी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा प्लांट जो होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करता था। फिर वहाँ पे जो है शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह बनती थी। फिर वहाँ पे जो है ग्लाइकोलाइसिस होती थी और आपका एचएमपी सेंट यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये स्टार्ट होता था। फिर आपको दो यहाँ पे रिएक्टेंट या तो एंड प्रोडक्ट मिलते थे, जो कि है हमारे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जिसको हम शॉर्ट में पीईपी बोलते हैं, और एक आपका एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जिसको हम E4P बोलते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बता दिया था कि ये दोनों जो रिएक्टेंट है तो प्रीकर्सर जो है वो सिग्मिक एसिड पाथवे को स्टार्ट करेंगे। मतलब कि अगर आपने सिग्मिक एसिड पाथवे को स्टार्ट करना है तो दो जो रिएक्टेंट है वो ये यानी कि पीईपी और E4P ये लेने होंगे और उसके बाद सारी जो रिएक्शन है वहाँ पे स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो हमने देखिए पढ़ा था कि सिग्मिक एसिड पाथवे एक ये हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है, मतलब कि इसके दौरान कई सारे मेटाबोलाइट बनते हैं यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हाईलाइटेड लिखा हुआ है कि सिग्मिक एसिड पाथवे इज ए मेटाबॉलिक पाथवे बाय विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज एरोमेटिक अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे जो है कई सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड बनते हैं जो कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं आप पिछली वीडियो में समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे 3 हमारे अमीनो एसिड हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। तो अमीनो एसिड से याद आएगा, देखिए अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको याद दिला दूं कि अमीनो एसिड से ही मिलकर के हमारी प्रोटीन बनती है ना। और प्रोटीन को बनाने के लिए ना कम से कम जो है 20 जो अमीनो एसिड है वो चाहिए होते हैं, है ना। आपने पढ़े होंगे 20 अमीनो एसिड वहाँ पे चाहिए होते हैं, और जिनमें से जो 9 अमीनो जो एसिड होते हैं वो हमारी खुद की बॉडी में नहीं बनते हैं, वो हमें डाइट के थ्रू या किसी भी तरीके से हमें अपनी बॉडी में पहुंचाने होते हैं। उनको ना हम एजेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, मतलब कि वो हमारी बॉडी में नहीं बनते तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको बाहर से लेना। तो यहाँ पे जो 3 अमीनो एसिड हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, तो उनमें से 2 जो हैं ये जो इनकी ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन है, ये हमारे एजेंशियल अमीनो एसिड हैं। मतलब कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर ये बनते हैं, लेकिन हमारी खुद की बॉडी में नहीं बनते हैं। तो जब भी हम पेड़ पौधों को खाते हैं सब्जी के थ्रू, फल के थ्रू या किसी और भी मेथड से, तो वो जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी में प्रोटीन बनती है। तो इसी वजह से ये जो है ना हमने सिग्मिक एसिड पाथवे यहाँ पे पढ़ना हो रहा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं वो पेड़ों में बनती हैं, पौधों में बनती हैं, और उन्हीं की हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपको ध्यान रखना है कि सिग्मिक एसिड पाथवे में जो हमको चीज़ मिलेगी वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, जो कि हमारे अमीनो एसिड हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये जो नेम है सिक्मिक एसिड पाथवे कहाँ से आया है। देखिए सिक्मिक एसिड कहने का मतलब एक हमारा केमिकल है, जो कि अभी हम पूरी जो रिएक्शन देखेंगे ना उसमें बीच में सिक्मिक एसिड नाम का केमिकल बनेगा, तो उसी की वजह से इसका नेम हमने सिक्मिक एसिड पाथवे रख दिया। ठीक है। और इससे पहले देखिए सबसे पहले जो सिक्मिक एसिड जो मतलब केमिकल है, ये एक प्लांट में देखा गया था, जो कि हमारा एक जापानीज प्लांट था। यहाँ पे लिखा है कि द वर्ड सिक्मिक कम्स फ्रॉम द नेम द जापानीज प्लांट सिक्मी फ्रॉम विच फर्स्ट टाइम सिक्मिक एसिड वाज आइसोलेटेड। सबसे पहले जो सिक्मिक एसिड जो बना था और जो वो देखा गया था, आइसोलेट किया गया था, एक हमारा जापानीज प्लांट था सिक्मी नाम का, तो उसी से निकाला गया था। तो उसी प्लांट से निकला, तो इस वजह से हमने उसको नाम सिक्मी दे दिया। और एसिड हम इसलिए बोलने लगे क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो एसिड की तरह थी, वो एसिड ही था, तो पूरा नेम जो है उसका सिक्मिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब देखिए आपने जो है ना पूरी ये जो है यहाँ से रिएक्शन समझनी, ये यहाँ से स्टार्टिंग होगी और इस तरीके से यहाँ पे जाके आपके एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपको ना कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी होंगी कि आप जो भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये पता होना चाहिए कि उसके रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। मतलब कि कोई दो रिएक्टेंट होंगे जो कि आपस में रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद में कई सारे रिएक्शंस होंगे और लास्ट में जाकर के आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपने ना इन तीनों के नेम या जो भी प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं या जो भी रिएक्टेंट हैं उनके नेम आपने ज़रूर से ध्यान रख लेने हैं। एक बार को आप इंटरमीडिएट जो भी बीच में बनेंगे उनके नेम भूल जाना, लेकिन जो स्टार्टिंग के मटेरियल हैं और जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो एग्ज़ाम में आपने ज़रूर से लिख करके आने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सिक्मिक एसिड पाथवे की जो स्टार्टिंग होती है वो पीईपी यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से स्टार्टिंग होती है, और एरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट यहाँ पे हमें चाहिए होता है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमको ग्लाइकोलाइसिस से मिलता है, ये हमको एचएमपी संड से मिलता है, जो कि हमने बायोकेमिस्ट्री में पहले ही पढ़ लिए थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा केमिकल हो गया पीईपी, दूसरा हो गया E4P। ठीक है। अब देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो वही तीनों यानी कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन, ये यहाँ पे बनेंगे, जो कि हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहे जाएंगे। और इन्हीं से फर्दर कई सारी चीज़ें और भी बनती हैं, इसकी टैनिन है, बेनिलिन है, लिग्निन है, कोमेरिन है, फ्लेवोनोइड्स हैं, लेकिन आपने मोस्टली इन्हीं तीनों के नेम ध्यान रखने हैं। क्लियर होगी। मतलब कि आपके सामने देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं कि आपको भाई ये दो रिएक्टेंट हैं, इनको लो और आप ना इन तीनों प्रोडक्ट को बनाओ, लास्ट में जाकर के ये तीनों बनने चाहिए। वही आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सीरीज पूरी केमिकल रिएक्शन की बनानी है, और आपका जो है ना सिक्मिक एसिड पाथवे कंप्लीट हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए मैंने एकदम इंपॉर्टेंट और एकदम अच्छी सी ट्रिक बनाई है, जो कि मोस्टली ना स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्योंकि लंबी रिएक्शंस हैं, हर एक केमिकल का नेम भी ध्यान नहीं रह पाता और ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में ही बताऊँगा, तो आप यहाँ तक देखते रहना। तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पोर्टेंट नोट ये है कि ये जो पाथवे है ये हमारे यानी कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर नहीं होता है, केवल प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना फॉलोइंग स्टेप्स यहाँ पे दे रखी हैं। टोटल स्टेप की बात करूँ 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, और ये ना सारी जो थ्योरी जो लिखी हुई है ये यहीं से ली है। मतलब कि कौन सा रिएक्टेंट है और वो कैसे रिएक्शन करके क्या चीज़ बना रहा है, सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे मतलब इसकी जो है उठा करके वहाँ पे लिख दी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहला पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखा है। तो पहला पॉइंट है कि इट स्टार्ट विद द एरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड फॉर्म DHAP की। स्टार्टिंग में दो ही रिएक्टेंट चाहिए होंगे, जिनका नेम मैंने पहले ही आपको बता दिया था, PEP एंड E4P। तो जब दोनों एक दूसरे से कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने के बाद में वो जो है एक इंटरमीडिएट बनेंगे DHAP, जो कि सिंपल यहाँ पे जैसे रिएक्शन में दिखा रखा है कि दो आपके रिएक्टेंट हैं E4P एंड PEP। जब ये दोनों के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो ये DHAP बनाते हैं। तो जो बात यहाँ पे हो रही है ना वही यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको बिल्कुल भी मत रटना, आप डायरेक्ट ना इन केमिकल रिएक्शन को समझो, खुद में खुद आप कहानी बना करके लिख दोगे। ठीक है। अब स्टार्टिंग होती है कुछ यहाँ से कि दो आपके रिएक्टेंट है, इतना आप सारा बोलो, दो आपके रिएक्टेंट है E4P एंड PEP। इन दोनों की ना स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने ड्रॉ करनी है। देखिए रटना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, आपने कुछ यहाँ पे टिप्स थोड़ी सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि किस चीज़ से आपने यहाँ पे रिकॉल करना होगा। एग्जाम टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोज फॉर फॉस्फेट यानी कि E4P। देखिए एरिथ्रोज कुछ रिजेंबल हो रहा है लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज की तरह, मतलब कि ये भी हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब बात करते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ कुछ हमारी ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो C6H12
O6 ये होता है। तो इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है और यहाँ पे CHOH होता है, CHOH होता है। और ये जो है 6 कार्बन होते हैं ना पूरे इसमें, अभी मैं आपको बना देता हूँ। CHOH 3 2 5 और CH2OH। तो ये जो है ना आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। तो उसी तरीके से ये जो है ना आपकी एरिथ्रोज जो है वो टेट्रोज शुगर है। टेट्रोज कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि होता है ना डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रोसैकेराइड। तो ये हमारी टेट्रोसैकेराइड है। तो इसमें ना 4 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। बस सिंपल यह है कि लास्ट के 2 कार्बन को हटा दो, बचा आपका CHOH, CHOH। अब यहाँ पे लास्ट में एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है। तो जैसे ही फॉस्फेट आप चौथे कार्बन पे जोड़ोगे तो इसका नाम हो जाएगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। क्लियर हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर किससे ध्यान रखनी है, ग्लूकोज से ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसमें बस सिंपल 4 कार्बन है। 4 कार्बन में भी इसमें यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है। क्लियर हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं पीईपी। पीईपी की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या कहें तो पाइरुविक एसिड। ठीक है। अब देखिए थोड़ा आपने यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि ये जो सी जो है, अगर देखिए COP यानी कि यहाँ पे अभी इसने ना ऑक्सीजन ने केवल सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना रखा है कार्बन के साथ में, और यहाँ इस तरफ जो है ना फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है। आप देखिए सिंपल समझो, अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता हूँ तो ये जो डबल बॉन्ड है ना ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में लग जाता है, तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप बन जाता है। तो जैसे ही मैं फॉस्फेट को हटाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बोले तो प्रोप, और यहाँ पे COH यानी कि एसिडिक ग्रुप अटैच हुआ पड़ा है। तो ये बन जाएगा आपका पाइरुविक एसिड। ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे फॉस्फेट को लगा देता हूँ, अब ये क्या होता है, यहाँ पे जो कीटोन जो है, कीटोन यहाँ से गायब भी हो जाता है। C डबल बॉन्ड जो था ना वो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये जो ना इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा ना रिकॉल करो, सेकंड सेमेस्टर में जाओ, आपने टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा, जो आपका आइसोमेरिज्म जो होते हैं। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो सिंपल यहाँ पे यही हो रहा है, जो कीटोन ग्रुप था वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका नेम बन गया फॉस्फोइनोल। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या बोले तो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। क्लियर हुआ। पाइरुविक यानी कि पी बोले तो प्रोप, तो 3 कार्बन इसमें होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर है दोनों रिएक्टेंट की आपने इस तरीके से ध्यान रखनी होगी। अब होता क्या है, आगे देखिए हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि E4P एंड PEP जब हम इन दोनों को लेते हैं तो ये जो ना कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन कहने का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या हिंदी में बोले तो मिश्रण इनका होता है। तो इसका पूरा नाम है ना एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी टाइप की रिएक्शन होती है जो कि 2 एल्डिहाइड या कीटोन के बीच में होती है। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो एक नियम है कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंडेंस होते हैं, तो दोनों नहीं रहते, कोई एक ही रहेगा, या तो कीटोन को रख लो या एल्डिहाइड को रख लो। तो यहाँ पे इस रिएक्शन का नेम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो सिंपल देखिए होगा क्या, यहाँ पे COOH है, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH2 है, पूरा का पूरा ऊपर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा आगे, उसमें ना कीटोन ग्रुप होगा, मतलब कि सिंपल एक कीटोन ही ग्रुप होगा, उसमें एल्डिहाइड जो ग्रुप है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो उसको रिमूव करने के लिए इसके C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से तो बॉन्ड है, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड OH और इधर H इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएगा। बाकी सारा जो है ना सेम है, देखिए ये लास्ट तक देखो सारा कुछ सेम है। तो यहाँ पे इस तरीके ना 7 मेंबर्ड ये कंपाउंड बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो पूरा नेम है वो है 2 कीटो 3 डिऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टोनिक एसिड 7 फॉस्फेट। इसके लिए हम नेम की बात करते हैं कि इधर से काउंटिंग करेंगे कि सेकंड जो कार्बन है वो हमारा कीटोन है, तो 1 2 तो 2 कीटो 3 डिऑक्सी। डिऑक्सी कहने का क्या मतलब है कि तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। डिऑक्सी का मतलब है कि तीसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सभी कार्बन पे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड डी कहने का मतलब है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एंड एरेबिनो, एरेबिनो इस वर्ड को भी यहाँ पे छोड़ो, मैं आगे बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे हेप्टोनिक एसिड, हेप्टोनिक जो एसिड आया है देखिए वो यहाँ से आया है, देखिए यहाँ पे एसिड ग्रुप अटैच ही है और कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम बोलते हैं हेप्ट, तो ये हो गया हमारा हेप्टोनिक एसिड। एंड लास्ट में है 7 फॉस्फेट, यानी कि 7th पे जो कार्बन है उससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एरेबिनो या ग्लूकोज दोनों इन वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ग्लूकोज या बोल तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होते हैं। तो पूरा नेम हो गया 2 कीटो 3 डिऑक्सी डी एरेबिनो हेप्टोनिक एसिड 7 फॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में DAHP बोलते हैं। ठीक है। आप इसको ना धप इस तरीके से वर्ड से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि कहानी में आएगा, मैं इसलिए आपको पहले ही बता दे रहा हूँ।
तो इतना आपको इंटरमीडिएट समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे होता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कार्बन है इसको यहीं पकड़ो और इसको ऐसे घुमाओ और यहाँ पे लाके जोड़ दो। अब साइक्लाइजेशन जैसे ही होगा ना, यहाँ पे जो ना फॉस्फोरिक एसिड जो है वो रिमूव होगा, H3PO4 यहाँ से रिमूव होगा और इस तरीके की स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आएगी। ये आपकी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। यहाँ पे 2 OH ग्रुप और यहाँ पे आपका केवल O यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है। इसको हम बोलते हैं 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। और यहाँ पे देखिए हम नेम की बात करें तो देखिए जो 3 डिहाइड्रो जो आया है, देखिए आप काउंट करो 1 2 3, यानी कि तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसी वजह से इसका जो नेम है वो है 3 डिहाइड्रो। एंड अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये जो कंपाउंड है ना पूरा आपका वो क्यूनिक एसिड बन जाता है। तो पूरा नेम है इसका 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बाकी जो सारी चीज़ें ना वही थ्योरी में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब है कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल को निकाल दो, डिहाइड्रेट वो हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन कराने के लिए देखिए OH ग्रुप एक यहाँ से जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारे यहाँ से जाएगा। तो जैसे यहाँ से वाटर निकलेगा तो बैलेंस पूरी करने के लिए यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लग जाएगा, बाकी सारा कुछ यहाँ पे सेम है। तो ये आपको बन जाएगा 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे वही OH मतलब कि हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन हम लगा देंगे तो सिक्मिक एसिड बन जाएगा। और अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसको हम बोलेंगे 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। अब यहाँ पे हमने फर्दर जो है रिडक्शन कराना होगा। ठीक है, रिडक्शन कहने का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हमारी इसी जगह पे नहीं है तो हमने सिंपल यहाँ पे हाइड्रोजन को आगे लगा दिया। तो ये जो है ना यहाँ पे हो गया रिडक्शन, और ये जो आपका केमिकल यहाँ पे कंपाउंड बनेगा वो बनेगा सिक्मिक एसिड। तो बीच में ना ये यहाँ पे सिक्मिक एसिड ही बनता है और इसी वजह से पूरा जो पाथवे है ना उसका नेम सिक्मिक एसिड यहाँ पे रख दिया गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमारा ऐड किया जाएगा क्योंकि उसी यानी कि थर्ड पोजीशन पर ही ऐड होगा, जो कि O से जो हाइड्रोजन अटैच था, हाइड्रोजन को हम हटाएंगे, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे। तो ये आपको बनेगा सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट। और जैसे देखिए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनता है तो इसकी रिएक्शन हम फर्दर PEP से कराते हैं, यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट था। सेम यही जो है ना इस रिंग से आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे कि देखोगे इतना ये बिल्कुल सेम है, इतना आप देखोगे सेम है। बाकी ये जो है ना COH C डबल बॉन्ड CH2 सिंपल यही जो है आकर के अटैच हो गया, बस यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इसका नेम है 3 इनोल पायरोबिल सिक्मिक एसिड 5 फॉस्फेट की थर्ड पोजीशन पे 1 2 3। अब काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे इनोल पायरोबिल ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है और बाकी सिक्मिक एसिड 5 फॉस्फेट ये आपका पूरा कंपाउंड का नेम है। अब फर्दर देखिए यहाँ पे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो है ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपका एक न्यू केमिकल कंपाउंड बनेगा, जो कि उसका नेम आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक एंजाइम की मदद से ये होता है, उसका नेम है कोरिस्मिक एसिड सिंथेस। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो सिंपल उसमें कुछ नहीं, वही सारा ग्रुप आपका सेम है। ये यहाँ पे जो भी ग्रुप है बिल्कुल सेम है, सिंपल O और यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन कही जाएगी। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो आपको ये कंपाउंड या केमिकल जो इंटरमीडिएट बना है वो है कोरिस्मिक एसिड। कोरिस्मिक एसिड, और ये बन रहा है तो इसी वजह से एंजाइम का नेम भी हो गया कोरिस्मिक सिंथेस, कोरिस्मिक एसिड सिंथेस। ठीक है। तो ये ना आपका ब्रांचिंग पॉइंट होता है। यहाँ के बाद जो आपकी जो रिएक्शन है ना वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए कोरिस्मिक एसिड एक इंटरमीडिएट है, एक बीच का पार्ट है। अब यहीं से ना मतलब कई तरीके के केमिकल बनेंगे कि एक मेथड है कि कोरिस्मिक एसिड में एक एंजाइम काम करेगा जो कि एंथ्रानिलेट सिंथेस, जो कि एंथ्रानिलिक एसिड बनाएगा किससे, कोरिस्मिक एसिड से। अभी आप इतना ध्यान ना रखो, आप यहाँ पे फोकस करो। कोरिस्मिक एसिड से एंथ्रानिलिक एसिड बनेगा। अभी कैसे बनेगा देखिए, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं इसकी स्ट्रक्चर। देखिए आप अभी इसको हटा दो, ये आपका बेंजीन और ये है एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड, इसमें लगा दो अमीन ग्रुप यानी कि अमीनो बेंजोइक एसिड, जहाँ पे दूसरा नेम इसका होता है एंथ्रेनिलिक एसिड। अब इसमें सिंपल हुआ क्या है, इसमें देखिए यहाँ की ये सारी चीज़ें हट गई हैं और ऊपर जो है अमीन ग्रुप आके अटैच हो गया है। तो एक तरीका की कोरिस्मिक एसिड से एक एंजाइम काम करता है उस पर और वो बना लेता है एंथ्रानिलिक एसिड, जो कि फर्दर जा करके आपका ट्रिप्टोफेन बनाता है। ये ट्रिप्टोफेन वही है जो कि हमारा अमीनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफेन में क्या है, सिंपल कई सारी रिएक्शंस होती हैं
लेकिन वो आपने ज़रूर से लिखनी नहीं है, सिंपल आप डायरेक्ट ही स्ट्रक्चर बनाना कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, एक पायरोल रिंग है, ये दोनों 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग होती हैं और साइड में एक चैन जुड़ी होती है CH2CH NH2COH, ये आपका ट्रिप्टोफेन कहा जाता है। तो मैंने आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा, आपने ट्रिक के लिए जरूर लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। एक आपका एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। अब दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एक और रिएक्शन होती है कोरेस्मिक एसिड में, यहाँ पे सिंपल रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना यही रीअरेंज होगी। देखो यहाँ पे आपकी साइक्लिक रिंग है और ये COH है, आपका यहाँ पे COH है और यहाँ पे ये COH CS2 ये जो सारा कुछ है यहाँ पे ये रीअरेंज हो गया। देखो CS2 COOH CS2 COCOH, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट यानी कि इसी कार्बन पे आके ये अटैच हो गया। अब नीचे देखोगे OH, तो ये यही जो आपकी जो स्ट्रक्चर थी वो रीअरेंज होगी और इसका नेम हो गया प्रीफेनिक एसिड। और यहाँ पे देखिए जैसे ही प्रीफेनिक एसिड यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे फर्दर 2 ब्रांच में टूट जाता है, मतलब कि 2 प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। तो देखिए एक तरीका है कि प्रीफेनिक एसिड का आप डिहाइड्रेशन कराओ और डीकार्बोक्सिलेशन कराओ। देखिए डिहाइड्रेशन मैं बोल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर का रिमूवल, H2O का रिमूवल, एंड डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि CO2 का रिमूवल। तो ये आपके सामने केमिकल है, तो यहाँ से पहले आप वाटर को निकालो और फिर CO2 को निकालो। देखिए वाटर को निकालने के लिए क्या करेंगे, OH और H यानी कि H2O ये निकल जाएगा और CO2 ये निकल जाएगा, मतलब कि ये दोनों चीज़ों को हटा दो और आपको एक न्यू इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा। तो सिंपल यही है, देखिए CH2COCOH ये आपका फिनाइल पायरुबिक एसिड कहा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको हटा दें, मतलब कि ये जो है ना आपका पायरुबिक एसिड है, सिंपल पायरुबिक एसिड, अगर हमने फिनाइल रिंग को लगा दिया तो फिनाइल पायरुबिक एसिड, क्लियर हुआ। अब सेकंड तरीका है कि जो आपका प्रीफेनिक एसिड जो होता उसमें डिहाइड्रोजेनेशन कराएं। देखिए यहाँ पे था डिहाइड्रेशन, यहाँ पे है डिहाइड्रोजेनेशन, दोनों में अंतर है। डिहाइड्रोजेनेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन एटम, एंड डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हम इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हो जाएगा डिहाइड्रोजनेशन, फिर हम CO2 को निकाल देंगे हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। बचेगा क्या, सिंपल ये हटाओ, बाकी का सारा ये सेम रहेगा। तो ये कहा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुबिक एसिड की 4th पोजीशन में फिनाइल रिंग में ये आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप है और ये आपको पायरुबिक एसिड यहाँ पे जुड़ा पड़ा है। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए फर्दर यहाँ पे 2 एंजाइम काम करते हैं, एक है फिनाइल एलानिन अमीनो ट्रांसफेरेज, जो कि यहाँ पे सिंपल जो आपका ये था आपका मतलब कि ब्रांच जो थी उसमें अमीन ग्रुप को ला करके जोड़ देगा। जैसे ही अमीन ग्रुप जुड़ेगा ये आपको बन जाएगा फिनाइल एलानिन, ठीक है। यही आपका एंड प्रोडक्ट था, एक अमीनो एसिड था। दूसरी तरफ यहाँ पे टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज काम करेगा जो कि टायरोसिन बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अमीनो ट्रांसफरेज यानी कि ये भी अमीन ग्रुप को यहाँ पर मतलब कि इस ब्रांच में ला करके ये अटैच कराएगा। तो लास्ट में जाकर के आपको ना 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, ट्रिप्टोफेन, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। ये ना तीनों अमीनो एसिड है जो कि एंड प्रोडक्ट हैं किसके, आपके यही जो अपने सिक्रिक एसिड पाते पूरा समझाता है। और इसके बाद देखिए लास्ट में हम बात करते हैं कि आपने किस ट्रिक से जो है पूरी जो कहानी थी उसको याद रखना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसके मैंने आपको 2 नेम बताए थे। यहाँ पे आपने जो स्टार्टिंग में थे, एक था E4P यानी कि ऐप और एक था PEP यानी कि पैप। तो आपने ना इसी से समझना है। देखिए यहाँ पे ना आप एज्यूम करो कि 2 दोस्त हैं, ऐप आप इस तरीके से ना प्रोनाउंस कर लेना APP ऐप, एक ऐप है और एक पैप है। तो दोनों जो दोस्त हैं ना वो मिल करके एक गेम खेल रहे हैं आई स्पाई वाला, जिसको हम आई स्पाइस वाला भी बोलते हैं यानी कि चोर सिपाही वाला, जिसमें एक बंदा जो है वो जाता है वो सभी को ना घूमता मतलब कि वो ढूंढता है और वो छूता है ना, जैसे वो धप बोलता है। तो 2 दोस्त हैं E4P और PEP, दोनों मिलकर के आई स्पाई गेम खेल रहे हैं, वो एक दूसरे को ना धप मार रहे हैं, मतलब कि धप्पा वहाँ पे जिसको हम बोलते हैं। तो सिंपल आप समझो E4P और PEP मिल करके यानी कि कंडेंस होकर के खेल रहे हैं और वो धप्पा मार रहे हैं कि DAHP धप, आप यहाँ पे उससे ध्यान रखो। जैसे वो खेल रहे हैं ना वहाँ पे ना उसको ना एक क्वीन नज़र आती है, जो EP जो है ना मतलब कि जो पहला बंदा जो है EP, तो उसको ना यहाँ पे क्वीन नज़र आती है और उसके साथ उसका चक्कर चलने लगता है। आप एज्यूम करो कि यहाँ पे देखिए साइक्लाइजेशन हो रहा है। साइक्लाइजेशन का मतलब कि साइकिल यानी कि चक्कर चलना, किसके साथ में, क्वीन के साथ में। यहाँ पे है 3 हाइड्रोक्यूनिन, तो क्वीन के साथ में यानी कि एक लड़की है जो उसके लिए क्वीन है, तो उसके साथ में ना उसका चक्कर चलने लग जाता है। अब जैसे ही ये स्टार्टिंग होती है तो उसकी ना भूख प्यास सारी ख़त्म हो जाती है, सब उसी के चक्कर में वो लगा होता है। तो वहाँ पे ना उसको प्यास भी नहीं लगती, मतलब कि पानी की भी कमी होने लग जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन वहाँ पे होने लग जाता है। तो सिंपल आगे यही कि फिर भूख प्यास यहाँ पे नहीं लगती है, मतलब कि डिहाइड्रेशन यहाँ पे होने लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे देखिए वीकनेस होगी,
है ना। ORS हमें इसी वजह से पीना पड़ता है, वहाँ पे वीकनेस हो जाएगी। तो जैसे ही वीकनेस होगी ना, वो थोड़ा ना सिक फील करेगा, मतलब कि वो पूरी तरीके से बीमार नहीं है लेकिन बीमार वो फील करने लग जाएगा। SIC यानी कि सिक। तो यहाँ पे सिक को आप ध्यान रखो, यानी कि यहाँ पे जो है ना 3-डिहाइड्रोसिकिमिक एसिड बनेगा। वो पूरा बीमार नहीं है लेकिन हल्का फुल्का वो सिक फील करने लग जाएगा, मतलब कि सिक बोले तो सिकमिक एसिड। तो और उसके बाद देखिए फर्दर जो है उसमें रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन कहने का मतलब है कि उसका वेट यहाँ पे रिड्यूस होने लग जाएगा और हल्का बीमार हो जाता है, और उसके बाद ना उसका वेट भी यहाँ पे कम होने लग जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है, जिससे कि ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो सिक हो जाता है, यानी कि पूरा बीमार वो ना सिकमिक एसिड बनने पर होता है। आप ऐसे यहाँ पे ध्यान रखो। अब जैसे ही बीमार हो जाता है ना, फिर उसको खाना पीना अगर वो अच्छा करेगा तभी वो उसकी सेहत ठीक होगी। तो वो करता क्या है ना, वो फल खाने लग जाता है। फल बोले तो पपाया, यानी कि फोस्फोराइलेशन होता है ना, पी यहाँ से जो हम लेना पड़ता था, तो P फॉर पपाया या बोलते P फॉर पाइनएप्पल, वो जो ना खाने लग जाता है, तो उसकी सेहत थोड़ी ठीक होती है। फिर वो ना अपने पुराने दोस्त को फिर ढूंढता है, जो PEP जो उसका पुराना दोस्त था, वो फिर दोबारा से उसको याद करता है कि यार छोड़ो ये सब लड़की वड़की का चक्कर, अब कुछ नया करते हैं, कुछ दोबारा से स्टार्ट करते हैं, सेहत वेहत बनाओ। और PEP यानी कि पुराने दोस्त से मिलता है। जैसे ही PEP और ये जो मतलब कि हमारा ये मतलब कि E4P जो बन गया था, ये मिलकर के एक नई चीज़ करते हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं आगे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है कोरिस्मिक एसिड बना रहे थे, मतलब कि उन्होंने सोचा कि हम चोरी करते हैं। ठीक है, दोनों दोस्त फिर दोबारा मिले और मिल करके वो चोरी करने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं। और चोरी करने के बाद में जो भी वो चुरा करके लाते हैं, उस सामान को वो जो है ना 2 हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पे जो है ना ब्रांचिंग होती है। क्लियर हुआ। तो एप जो होता है यानी कि EP, तो वो बंदा जो है ना अपने माल को ना अन्न पैदा करने में ट्राई करता है, मतलब कि वो ना खेती बाड़ी में अपने रुपए को इन्वेस्ट कर देता है। अन्न बोले तो यहाँ पे एंथ्रालिन, एंड ट्राई करना मतलब कि ट्रिप्टोफेन। ठीक है, उसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो ना खेती बाड़ी में अपने रुपये को इन्वेस्ट कर देता है। अब दूसरा बंदा आपका बचा पैप। पैप क्या करता है वहाँ पे, जो वो जो ना जिसकी नेम ही इसका इंडिकेट कर रहा है पैप, यानी कि ये जो है ना प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन करने का मतलब है यानी कि वो जो ना प्रीफेनिक एसिड की हम बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन वो करता है। और प्रिपरेशन करने के बाद में वो जो है ना अपने रुपये को 2 जगह इन्वेस्ट करता है। एक जगह वो इन्वेस्ट करता है HPP में। HPP यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, वो पंप में इन्वेस्ट करता है और ट्राई करता है रुपये अर्न करने की। तो एक तरीका यह है कि HPP इनके हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, तो ये यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और ये ट्राई करता है यानी कि टायरोसिन यहाँ पे बनाता है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो ये मतलब कि अपना रुपये जो इन्वेस्ट करता है वो ना पुराने पैसे को फाइनल करने में। पुराना जो हिसाब था, किसी का पुराना बचा होगा जो कर्ज होगा, मतलब कि पुराने पैसे का मतलब है PP फिनाइल पायरुविक एसिड, तो उसको जो है ना पुराने पैसे को ये मतलब कि फाइनल करने में। देखिए फाइनल जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, वो PHAYNAL, फाइनल, इस तरीके से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। मतलब कि ये फिनाइल एलानिन से मिल रहा है, फेनाइल इससे मिल रहा है, तो ये उसको पूरा करने में लगा देता है। तो कुछ इस तरीके से एक कहानी है कि 2 दोस्त होते हैं, वो खेल रहे होते हैं इस पर, उसको लड़की नज़र आती है, फिर उसको डिहाइड्रेशन होता है, बीमार होता है, फिर वेट रिड्यूस होता है, फर्दर वो खाता पीता है, फिर दोस्त से मिलता है, फिर चोरी करता है, हिस्सा बांटी होती है, और अलग अलग रुपये वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आई होप सारा कुछ आपको ये रिमाइंड या तो रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी एग्जाम हॉल में। अब हम बात करते हैं लास्ट में रोल ऑफ सिकमिक एसिड पाथवे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले ये है कि जो सिकमिक एसिड पाथवे होता है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है बहुत सारे फेनोलिक कंपाउंड के बनने का। फेनोलिक कहने का मतलब है जिसमें फिनॉल ग्रुप या रिंग प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे बहुत सारे फिनोलिक रिंग हैं, ये फिनॉल, यहाँ पे फिनोलिक रिंग, यहाँ पे फिनोलिक रिंग, और यहाँ पर भी जैसे कि आपका सिकमिक एसिड हो गया, और आपका आगे देखोगे ये सारे जो आपके बने हैं ना फिनोलिक रिंग यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बाकी यहाँ पे देखिए 3 आपके इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड बनते हैं, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, जो कि फर्दर जो है फ्लेवोनोइड, लिग्निन, टैनिन इनके बनाने में यूज़ होते हैं। और लास्ट में यह है कि ये जो है आपका आल्सो इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ गैलिक एसिड एंड इंडोल और गैलिक एसिड की सिंथेसिस भी यहाँ से होती है। तो ये है आपका कौन सा सिकमिक एसिड पाथवे। तो आई होप जो ना सारे कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, स्टोरी भी आपको समझ आ ही गई होगी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लें और आप रोक के यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, या बाकी मैंने नोट्स में तो इसको ज़रूर से मैं अटैच कर ही दूँगा। ठीक है, लास्ट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरफ लास्ट में यहाँ पे आपका हिंदुस्तान पेट्रोल पंप कुछ इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये था आपका वीडियो, थोड़ा लेंथी हो गया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।